आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, चार्ज ऑन एनी वन प्लेट ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी गिवन रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें चार्ज निकालना है किसी एक 2 माइक्रोफैराड पे और 1 माइक्रोफैराड पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं ये जो पॉइंट ए और बी है, ये 1 जो है हमारा ए और बी के बीच कनेक्ट है, ठीक है। और ये जो बैटरी है ये भी ए और बी के बीच कनेक्ट है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर जो है उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो पहले तो उसके क्रॉस चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा बेटा, Q इक्वल्स टू सी वी आपने पढ़ा था, सी वी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू कितनी, 1 माइक्रोफैराड इंटू 2 वोल्ट, यू विल गेट 2 माइक्रो कूलम्ब। तो हमारा ये चीज़ तो निकल के आ गया। अब दूसरा देखते हैं 2 के क्रॉस, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों है ये किसके क्रॉस कनेक्टेड है, यही ए और बी के बीच कनेक्टेड है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। और ए और बी के बीच ही पोटेंशियल कितना है बेटा, 2 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। पार्टिकुलर उसकी डायग्राम की बात करूं तो ये आपका 2 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैराड और ये भी 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो अब यहाँ हम बात करें तो देखिए दोनों ही जो कैपेसिटर है दोनों वैल्यू में क्या है, सेम, और दोनों सीरीज में है। तो यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज क्या होगा, दोनों में सेम जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से कोई चार्ज आता तो इसको आगे 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। मान लो यहाँ से Q1 जाएगा, यहाँ से Q2 जाएगा, तो Q1 वाला चार्ज इस 2 से सेम ही जाता। तो सेम कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ भी क्या जाएगा, सेम ही जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से चार्ज कुछ Q गया तो यहाँ पे भी कितना जाएगा बेटा, Q ही जाएगा, और दोनों में सेम जाएगा। तो अब बताइएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम और इक्वल है। तो पोटेंशियल को भी इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब जब पोटेंशियल पता हो गया तो हम चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा बेटा, सी भी होता है, सी की वैल्यू हो गई 2 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल 1 वोल्ट, कितना आ गया, 2 माइक्रो कूलम्ब। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज दिस वन। क्लियर है। तो इस तरीके से आप चार्ज डिवीजन से आप निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है। देन चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एज। क्या बोला है बेटा, तीनों ही सीरीज में कनेक्ट है। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम में क्या करेंगे आप, ये हमारा डायग्राम हो गया। कितना कितना था, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, और बैटरी 10 वोल्ट। तो बेटा अब हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं चार्ज की बात करूँ, यहाँ से जो भी चार्ज सप्लाई होगा यही चार्ज तीनों में जाएगा, नहीं, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है ना, यानी सीरीज में। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से अगर मैं Q मान लूँ तो यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q ही होने वाला है। ये तो समझ में आ गया। तो चलिए चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं। मान लो यहाँ से Q चार्ज गया तो यही Q की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या कर ले, हम लोग C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सीरीज में तो क्या करेंगे बेटा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। माइक्रो नहीं ले रहे हैं क्योंकि बाद में हम लास्ट में माइक्रो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, एलसीएम तो 6 ही होने वाला है, यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1, ये आएगा। तो कितना आ गया बताइए, C इक्विवेलेंट यहाँ से निकालिए, ये आ जाएगा आपका 6/6, 1 हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफैराड। तो अब Q निकाल लें। तो Q इक्वल्स टू क्या, C इक्विवेलेंट इंटू V कर दें, तो 1 × 10 यू विल गेट 10 माइक्रो कूलम्ब। सो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, दिस वन इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका दूसरा मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखिए 3 और 6 ये जो है हमारा किसमें है, सीरीज में। 3 6 का कितना हो जाता है, 2 हो जाता। तो इसकी जगह क्या आ जाता है, 2। तो नेक्स्ट सर्किट जो बनता है वो कैसा बनता, कुछ ऐसा बनता।
ये 10 वोल्ट है और ये 2 माइक्रो फैराड और ये भी 2 माइक्रो फैराड। अब 2 सेम है, तो C बाई एन वाला फॉर्मूला आपको याद हो तो 2/2 हो जाएगा, कितना आ जाता है 1, तो C इक्वलेंट डायरेक्ट 1 आ गया। Q इक्वल्स टू C भी कर देते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटेंस C1 इज इक्वल्स टू 2C2 इज इक्वल्स टू 2C3, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू से पता क्या चला, देखो यहाँ 2C2 इज इक्वल्स टू 2C3, 2 कैंसिल करो, इसका मतलब C2 इज इक्वल्स टू C3 है, ठीक है। और C1 किसका है, उस दोनों का डबल। चलिए, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2 C3 V1 V2 V3 दे रखा है रेस्पेक्टिवली देन। तो अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये दोनों आपको किस में दिखाई दे रहा है, पैरेलल में दिखाई दे रहा है। और जब पैरेलल में होते तो पैरेलल में सेम क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो हम यहाँ कह सकते थे कि VC2 इज इक्वल्स टू VC3 होगा। और ये किसके इक्वल है बताइए, C2 C3 के क्रॉस पोटेंशियल क्या है, V2 है या फिर V3 है। तो इसका मतलब है कि V2 इज इक्वल्स टू V3 होना पड़ेगा। एक तो क्लियर हो गया, तो V2 इज इक्वल्स टू V3 होगा, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो जब ये सेम है, इसका मतलब अब इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो C मिलकर कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो अगर इसका डायग्राम बनाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि C2 इज इक्वल्स टू क्या है, C2 इज इक्वल्स टू C3 है, ठीक है। और C1 क्या है, इसका डबल है, ठीक है। तो अब ध्यान दें, यहाँ पे ये दोनों अगर सेम है, अगर मान लेते हैं इसको C मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू C। तो देखिए, तो C1 कितना हो जाता, 2C हो जाता, ये तो क्लियर है। तो अब इसका डायग्राम बनाए तो कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये तो हमारा 2C हो जाएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हमारा C और C मिलकर कितना हो जाता है, 2C। तो ये भी कितना हो जाता है, 2C, क्लियर है। और यहाँ से सप्लाई वोल्टेज क्या है बेटा, V वोल्ट। तो अब देखिए, ये जो वोल्टेज होता, ये अब यहाँ पे क्या होना पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो वोल्टेज होता, ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब ये पोटेंशियल हाफ हाफ डिवाइड हो जाता, तो यहाँ V/2 होना पड़ता, यही है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके क्रॉस तो पोटेंशियल हमें पता है कितना, V2, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V2, ये तो क्लियर है ना। और ये किसके इक्वल था, V3 के, V2 किसके इक्वल था, V3 के। तो अब बताइए, ये पोटेंशियल इसके इक्वल ही होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये दोनों इक्वल हो गया ना, सेम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि V1 V2 V3 सारे आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सो C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3, सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप इसके अनुसार से चेक कर लीजिए। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी। ये जो 3 माइक्रोफैराड है, इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल पूछा है। तो पहले तो हम सर्किट में निकालने की नेट पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो चलो, आप ऐसे चल लो या फिर ऐसे चल लो, जैसे मन करे चल लो। देखो, जब इधर जा रहे हैं पहले कौन सा टर्मिनल दिखाई दे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे दे रखा है। जब इधर से जाएंगे तो पहले नेगेटिव टर्मिनल दिखाई देगा, बाद में पॉजिटिव दिखाई देगा, आपको जो मन करे वो ले लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए इधर जाते समय आपको पहले नेगेटिव दिखाई दिया, तो आपने नेगेटिव वाला ले लिया, तो इसको क्या लिखते हैं आप, -4, क्लियर है। अब जब हम यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले कौन सा टर्मिनल दिखाई दिया बेटा, पॉजिटिव, तो इसका क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो नेट कितना हो गया, 16, यानी 16 वोल्ट हमारा यहाँ पे सप्लाई है। तो अब इसका डायग्राम बना लीजिए आप। ये पोटेंशियल 16 वोल्ट, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड, यही था। तो अब हमें पोटेंशियल डिवीजन रूल भी एक हमने पढ़ा था, या तो आप Q निकालना है, Q निकाल के निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट पोटेंशियल डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। तो V3 माइक्रोफैराड इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं हम, नेट पोटेंशियल इनटू अनदर कैपेसिटर, यानी 5 डिवाइड बाई दोनों का सम, यानी 8 से हो गया 2, कितना आ गया बेटा, 10 वोल्ट। सो विच वन इज द आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऐसा कुछ मेथड हमने पढ़ा था ना, VC1 इज इक्वल्स टू
VC2/C1+C2 अगर याद हो तो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इन द फ्लोइंग सर्किट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 1 माइक्रोफैराड, यानी ए और बी यानी आपको CAB आपको 1 माइक्रोफैराड गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो यहाँ पे देखिए कोई अननोन एक C होगा, ये आपका C है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए सर्किट को पहले गौर से देखें इस सर्किट को कि इसमें आप सॉल्व किसको कर सकते हैं। सबसे पहले कहीं सीरीज पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा, इस दोनों पे गौर करें। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लिया अगर, तो इसके बीच ही ए भी कनेक्ट है और ए भी कनेक्ट है, तो ये दोनों किस में हो गया बेटा, पैरेलल में। अच्छा 2 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आइए अब इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। ये आपका C है और ये आपका 8, मैं माइक्रोफैराड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में उसको अप्लाई कर लेंगे। ये 4 हो गया, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपका B है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 6 और 12 पे, ठीक है, यहाँ से जो भी चार्ज आएगा, एक रास्ता ये जाने का है, एक रास्ता ये है, ठीक है। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा इस दोनों में सेम जाएगा, इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो 6 और 12 सीरीज में कितना हो जाएगा बेटा, 6 × 12 डिवाइड बाई 18 सम, इससे हो गया 3, 3 से कितना हो गया 4, क्लियर है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो 6 × 12 डिवाइड बाई 18, दोनों का सम 6 से हो गया 3, 3 से हो गया 4 = 4 माइक्रोफैराड। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी जगह पे 4 अप्लाई कर देंगे। अब ध्यान देना, अब इसको जब हटाएंगे तो ये 4 हो गया। अब ये 4 और ये 4 किस में हो जाता है, ये दोनों बताइए पैरेलल में। तो ये 4 और 4 मिलकर कितना हो जाता है, 8 हो जाता। तो अब उसकी जगह हम 8 वैल्यू पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए 1 का 1 रहने दिया हमने और इसकी जगह पे क्या आ गया बेटा, 8 आ गया, ठीक है। और ये कहाँ से कनेक्ट हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। अब ध्यान देंगे ये 1 और 8 किस में दिखाई दे रहा है आपको, सीरीज में, क्योंकि यहाँ से जो भी आएगा ऐसे ही जाएगा। और ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों अलग सीरीज में हैं और ये दोनों अलग सीरीज में है। तो नेक्स्ट डायग्राम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 सीरीज में कितना हो जाएगा बताइए, 1 × 8 डिवाइड बाई दोनों का सम 9, यानी ये 8/9 हो जाएगा। यानी इस दोनों की जगह 8/9 आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4 × 8 डिवाइड बाई दोनों का सम 12, 4 से हो गया ये 3 टाइम्स, यानी ये 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया 8/9 और ये कितना बेटा, 8/3, और यहाँ एक C है और ये A और ये B है। अब ध्यान दें ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 8/3 + 8/9 कितना हो जाएगा, 8/3 + 8/9 सम करें आप तो एलसीएम 9 आ जाएगा, 3 से हो जाएगा 3, 8 3 24 + 8, 24 और 8 कितना हो गया बताइए, 6 2 8 32, 32/9, यानी ये दोनों का कितना आएगा 32/9, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसा हो जाएगा, (32/9) एंड C ए पॉइंट A एंड ए पॉइंट B। अब देखिए, अब ये दोनों यहाँ से जो भी चार्ज आता है ये डायरेक्ट ऐसे आता है, यानी अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में CAB कितना हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं CAB = C × 32/9 डिवाइड बाई C + 32/9। और CAB कितना था बेटा, क्वेश्चन में दे रखा है 1 है, तो 1 = इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो 9 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, 32C/9C + 32। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आ जाएगा वो आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देता हूँ, CAB = C × 32/9 डिवाइडेड बाई C + 32/9। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। CAB की वैल्यू कितनी दे रखी है, CAB आपका 1 माइक्रोफैराड है। यहाँ सॉल्व करें और यहाँ से वैल्यू निकाल लें आप, क्लियर है। सो आई थिंक इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और सर्किट हैज अ सेक्शन AB एज सोन इन फिगर। ये कंप्लीट सर्किट नहीं है,
ठीक है। ये जो दिख रहा है कंप्लीट सर्किट नहीं है, पूरे सर्किट का एक पार्ट कहीं से उठा के दे दिया आपको, ठीक है। अब देखिए ई यानी ये 10 वोल्ट दे रखा है, C1 1 माइक्रोफेराड यानी ये 1 माइक्रोफेराड है, और C2 2 माइक्रोफेराड, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस VAB, ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया है, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस C1 पूछा है, ठीक है। तो जो दिया है ना पहले तो उसको हम बना लेते हैं डायग्राम, तो ध्यान दीजिए। यही इतना पार्ट दे रखा है ए और बी। चलिए पोटेंशियल दिया था 10, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 10 वोल्ट। C1 कितना दिया है बेटा 1 माइक्रोफेराड, और C2 कितना दिया है 2 माइक्रोफेराड। अब यहाँ पे आपका ए और बी के बीच पोटेंशियल दिया है। अच्छा VA माइनस VB कहने का मतलब क्या है, ए की पोटेंशियल हाइयर होगी बी से, तो आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये 5 वोल्ट दे रखा है, क्लियर है। तो अब सबसे पहले आप फाइंड करें कि सर्किट में नेट पोटेंशियल कितना है, तो गौर से देखें, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो देखिए पहले इधर से जाते समय पहले क्या दिखा निगेटिव, तो इसका निगेटिव लेंगे यानी -5, और फिर यहाँ से ऐसे चला तो इधर जाते समय सबसे पहले क्या दिखा बेटा निगेटिव, तो इसका -10 कितना आ गया -15 वोल्ट। यानी नेट पोटेंशियल कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज बोले तो हम 15 वोल्ट बोल सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल इन द सर्किट इज़ 15 वोल्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका सर्किट बनाऊँ, सर्किट कैसा हो जाएगा बेटा बताइए। 2 बैटरी ले लीजिए और इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ये ए और ये बी, ये आपका 15 वोल्ट नेट वोल्ट बोल दीजिए, और ये हमारा 1 माइक्रोफेराड, और ये कितना है हमारा 2 माइक्रोफेराड, क्लियर है। तो अब आते हैं, हमसे पूछा है कि पोटेंशियल किसके क्रॉस पूछा है आपसे, C1 क्या था 1, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं V2। तो अब हमसे क्या पूछा है V1, तो V1 किसके 1 के क्रॉस, तो हम क्या करेंगे नेट पोटेंशियल इनटू अनदर कैपेसिटर डिवाइड बाय दोनों का सम, यानी 3 से कितना हो जाएगा 5 टू जा 10, यानी ये 10 वोल्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 10 वोल्ट, दिस वन। सो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था, ध्यान दीजिएगा। ए से बी जाना है, यानी हमें यहाँ ए से बी जाना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे VAB या VA माइनस VB बोलिए। C1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे चार्ज नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ चार्ज होता तब तो हम डायरेक्ट लिख लेते, Q मानना पड़ेगा हमें, ठीक है, और फिर वहाँ से Q निकलेगा, ठीक है, क्योंकि V इक्वल्स टू Q/C होता है ना। तो इसमें नेट चार्ज मान लीजिए Q, ठीक है, और फिर आप इसको लिखते तो दूसरा मेथड से भी सॉल्व हो जाता। लेकिन ये मेथड जो हमने बताया, दिस मेथड इज़ वेरी ईजी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P, यहाँ पॉइंट P एंड Q ऑफ द अरेंजमेंट सोन इन फिगर। अच्छा, P और Q के बीच आपको नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मान लूँ ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखें तो कोई कैपेसिटर बीच में आ गया, और यहाँ से भी जाएंगे तो एक कैपेसिटर बीच में आ गया। इसका मतलब इसको X मान लो, इसको Y मान लो, इसको Z मान लो, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, क्या क्या दे रखा है, ध्यान देंगे। इसको मान लेते हैं हम X, Y एंड Z, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले काम क्या है, पॉइंट ले लेंगे हम। तो चलिए ले लेते हैं, ये आपका पॉइंट P, यहाँ पे है पॉइंट Q से कौन कनेक्ट है Z, तो यहाँ पे आप ले लीजिए Z। चलिए अब P से देखिए क्या कनेक्ट है पहले X, तो यहाँ मान लेते हैं X और यहाँ मान लेते हैं Y। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले तो आपको अरेंज करने आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 है ये किसके बीच कनेक्ट है, P और X के बीच, तो P और X के बीच कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट हो गया, वैल्यू 2, ठीक है। अब दूसरा ध्यान दीजिए, ये जो 2 है कहाँ है, P और Y के बीच, तो P और Y के बीच कनेक्ट कर दीजिए, कितना है बेटा 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है किसके बीच है, X और Y के बीच, कनेक्ट करें आप X और Y के बीच, ये हो गया 5। नेक्स्ट आते हैं, ये जो 2 है कहाँ है, X और Z के बीच, तो X और Z के बीच कनेक्ट करें 2। नेक्स्ट ये 2 कहाँ है बेटा, Y और Z के बीच,
तो वाई और जेड के बीच कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा है, ध्यान देंगे, ये जो 1 है जेड और क्यू के बीच है, और ए भी 1 क्या है, ये पॉइंट भी तो जेड ही है, तो जेड और क्यू के बीच है। तो जेड और क्यू के बीच दोनों हो गए, यानी दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी ये 1 + 1 बिकम्स 2। तो इसको आप जेड और क्यू के बीच भी आप 2 कनेक्ट कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ये सर्किट की बात करें, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया? यस, देखिए, इसका और इसका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इसका और इसका प्रोडक्ट, है ना। तो बीच वाले से कोई चार्ज फ्लो करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, निकाल के हटा दीजिए। तो इसको जैसे आप हटा देंगे तो एक सर्किट ऐसा, एक ऐसा, और फिर ये। तो इसका मतलब ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा हो जाता, पी क्यू, ए भी 2, ए भी 2, ए भी 2, ए भी 2 और ए 2। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों सीरीज में हो गया, क्योंकि इधर से जो चार्ज जाएगा ऐसे ही जाएगा, और इधर से जो चार्ज जाएगा ऐसे जाएगा, यानी 2 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा, 1। C/N पढ़ा था हमने, तो 2/2 बिकम्स 1। तो ए भी 2 और ए भी 2। तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा होता है इसका, ये P और ये Q। तो ये कितना, 1 1 2। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1 + 1 2। तो नेक्स्ट डायग्राम की अगर बात करते हैं, P और Q, ए भी 2, ए भी 2। अब 2 2 किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में कितना हो जाएगा बेटा, तो CA/PQ की वैल्यू 2/2 बिकम्स 1 माइक्रोफैराड। सो विच वन इज योर आंसर, दिस वन इज योर आंसर। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करें तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने एक देखा था, उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, इन एन एडजॉइनिंग फिगर 3 capacitors C1, C2, C3 are joined to a battery. The correct condition will be। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, यहाँ पे Q1 बोला, इसका मतलब यहाँ से चार्ज क्या जा रहा है, Q1 जा रहा है। अच्छा, एक Q1 जो आया, आगे इसको 2 रास्ता दिखाई दे रहा है, तो दोनों में डिवाइड होगा, और फिर यहाँ से सम होके Q1 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से कितना जा रहा है, Q2, यहाँ से कितना जा रहा है, Q3। इसका मतलब Q1 क्या हो जाएगा, Q1 = Q2 + Q3। KCL हमने पढ़ा था, जंक्शन रूल, नोडल एनालिसिस, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा क्या मिल गया बेटा, पहली जो चीज़ें पता चली, Q1 = Q2 + Q3, ये चीज़ें पता चल गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये दोनों किस में बेटा, पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, V2 = V3। ये भी क्लियर हो गया, V2 = V3। अब ध्यान दीजिए, ये जो पोटेंशियल V है, यही तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी ये जो V होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, V1 + V2 के इक्वल, या फिर V1 + V3 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है, इक्वल ही। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि V किसके इक्वल होता है बेटा, आइदर V1 + V2, या फिर हम कह सकते थे V1 + V3। तो अब इसको आप चेक कर लीजिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा कर रहा है बेटा, दिस वन। तो थर्ड वन इज योर आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देख के भी आप आंसर पता कर सकते हैं, कैसे, बस आप कॉमन सेंस का यूज करें। नेक्स्ट आते हैं, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज गिवन इन द डायग्राम। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखो, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से कोई चार्ज आएगा तो इस तीनों में सेम ही जाएगा। इसका मतलब ये तीनों किस में है, सीरीज में। अच्छा, सीरीज में देखो तो 2 2 2 सेम है ना, तो सीरीज में C/N फॉर्मूला पड़ा था, कितना हो जाएगा, 2/3। तो इसका तो 2/3 आ गया। तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2/3 माइक्रोफैराड, और ये कितना है बेटा, 2 माइक्रोफैराड, पॉइंट A एंड B। अब देखो क्या हो गया बेटा, अब ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल में सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो CAB = 2 + 2/3 कितना आ गया बेटा, 6 + 2/3, यू विल गेट 8/3 माइक्रोफैराड। सो दिस वन इज योर आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगेन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द नेटवर्क टर्मिनल A एंड B। तो आपको ये डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा होगा कि ये क्या है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीटस्टोन
ब्रिज, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था, सामने सामने के कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो बीच वाले से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो देखिए ये भी 6, ये भी 6, 36, ए भी 6, ए भी 6, 36। तो ये 2 को हटा दीजिए तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनता है इसका। तो इस तरीके से आप करना सीखेंगे ना तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। 6 6 6 6 ए एंड बी। अब ध्यान दें, ए दोनों किस में हो गया बेटा, सीरीज में। ए दोनों किस में हो गया यहाँ नीचे, सीरीज में। अच्छा 6 6 सीरीज में क्या हो जाएगा, सी बाई एन ही अप्लाई कर दीजिए। 6/2 3, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। नहीं तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा हो जाता है इसका, ए बी 3 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड पैरेलल में हो गया। पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 3 कितना हो जाएगा ऐड हो गए, 6 माइक्रोफराड। दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए। इस ए का पोटेंशियल हमें निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी एक क्वेश्चन ऐसा हमने करा था जहाँ पे यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, है ना। तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन जब मिले तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए। ये 20 वोल्ट है, ये -5 वोल्ट है, ये आपका 2 फैराड 5 वोल्ट, दिस इज द पॉइंट ए 10 वोल्ट 3 फैराड। सबसे पहला काम, जिस पॉइंट से बोला है ना उस पॉइंट से चार्ज को आउटगोइंग मान लो। ऐसा हमने केसीएल में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं हो तो केसीएल आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से Q1 जा रहा है, यहाँ से इधर मान लेते क्या जा रहा है, Q2 जा रहा है, ठीक है। इनकमिंग कुछ है क्या, नहीं है। इसका मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, Q1 + Q2 = 0। नोडल एनालिसिस, ठीक है। अब ध्यान देंगे Q = क्या होता है बेटा, एज वी नो Q = CV। तो ध्यान दें यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, इसके क्रॉस पहले तो नेट कैपेसिटेंस देखिए इस लाइन में कितना है, एक ही है 2, तो इसकी जगह 2 आ गया। अब आते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना, तो इसका पोटेंशियल VA मान लेते हैं, ठीक है। अब इधर जा रहे तो क्या लेंगे हम, बाद का टर्मिनल, बाद का टर्मिनल मतलब कितना, ये आ गया 5, तो कितना हो जाएगा VA + 5, ठीक है। और यहाँ पे -5 बाद वाला कितना आ गया देखिए, तो ये आ गया 2 VA + 10। कितना समझ में आया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, Q1 के लिए यहाँ से लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, 2 × VA +5, ये +5 कौन सा लिया है, इसकी वैल्यू, ठीक है। और फिर -5, क्लियर है। ये हमारा आ गया Q1 + Q2 के लिए सेम अप्लाई करें तो उसमें कैपेसिटेंस कितना है, 3 × VA। उसमें बाद का यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे बाद में टर्मिनल क्या है इसका, निगेटिव। इधर देखिए, इधर गए थे तो बाद में टर्मिनल क्या दिखा था, इधर जाते समय पहले टर्मिनल निगेटिव बाद में पॉजिटिव। उसी तरह इसमें पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, बाद वाला ले लीजिए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, -10 और फिर -20 = 0। इस पूरे इक्वेशन में देखिए अननोन क्या है, VA। तो VA फाइंड आउट कर लिया, तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा 2 VA, ध्यान दीजिए 2 VA और +3 VA, 5 VA आ गया, ये आ गया आपका 5 VA। अब ध्यान दीजिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 2 × 20, यानी ये आ गया 20, और यहाँ पे ये हो गया 30 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -90, और यहाँ कितना आया था 20, तो बचा कितना बेटा, 20 - 90 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, +20 - 90 = 0। तो VA कितना आ गया, 70 हो जाएगा, 70/5 14 वोल्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। There are 1000 capacitors having 2 farad capacitance and the breakdown voltage of each capacitor is 10 volt। अच्छा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है 2 फैराड का और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या दे रखा है हमें,
ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 10 वोल्ट। इसका मतलब 10 वोल्ट से ज़्यादा अगर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया इस कैपेसिटर को तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उससे हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, तो चलिए, तो इफ़ द कॉम्बिनेशन कैन वर्क ऑन 200 वोल्ट, तो ऐसे 1000 कैपेसिटर्स को यूज करके हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो 200 वोल्ट तक ऑपरेट कर सके। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है। एक कैपेसिटर का तो हमें पता है कि 10 वोल्ट है, लेकिन इसको मिला के हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना है जो 200 वोल्ट पे वर्क कर सके। तो हमें पूछा है ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए, उसमें हर एक रो में कितने कैपेसिटेंस होंगे और हर एक कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, और बनाने के बाद उसका सी इफेक्टिव निकालना है। तो देखिए, मान लीजिए हमें मालूम ही नहीं है कि कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज जो हैं, अच्छा इसका पोटेंशियल कितना बोला बेटा, अगर ये मैं बोलूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, ये हमारा बैटरी है, नीचे जो है ये हमारा क्या है, बैटरी सेल। तो ए हमारा 200 होना चाहिए, ए और बी के बीच का। ठीक है, अच्छा सारे कैपेसिटेंस कितने थे उसको मेंशन कर लेते हैं, 2 2 2 2, सारे की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रोज, ठीक है, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू m and number of column is equals to n, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए, इसको कहते हैं रो, ये सारे क्या कहलाते हैं, रो, और कॉलम कौन सा होता है, इसको कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो ऐसे कितने, अच्छा मान लीजिए हमें इसके क्रॉस 10 वोल्ट दे रखा है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू दे रखा है ना 10, तो ये 10 10 10 10 ऐसा चल रहा है, यही है। तो अब आते हैं कि ऐसे कितने मिलाएंगे ताकि ये 10 होगा। तो देखिए, एक 10 है, 200 होगा, ऐसे कितने मिलाएंगे, 200 होगा। तो एक का 10 है, इसका भी 10 है, और ऐसे कितने हैं एक रो में, रो हमने कितना माना है, m, तो 10 + 10 + 10, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, ऐड होता है, तो कितना हो जाएगा, 10m। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 10m, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 200 के। तो m कितना आ गया बेटा, 200/10, यू विल गेट 20। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बताइए, 10m is equals to 200, so you will get therefore m is equals to 20। ठीक है, इसका मतलब नंबर ऑफ जो हमारा m हमने माना है रोज, वो कितना आ गया, 20। ये तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं n की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, m इंटू एन, m इंटू एन करने का मतलब क्या है, ये m 1 2 3 4 ऐसा लिया था, m इंटू एन, तो m इंटू एन टोटल वैल्यू कितना आता है बेटा, टोटल कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आते हैं। मान लीजिए 4 ऐसे लगा रखा है और 3 ऐसे लगा रखे, तो टोटल कितना होता है, 12। तो ये 12 क्या था, नेट कैपेसिटेंस था ना। तो उस तरीके से हमने m मान लिया और n माना है, तो m इंटू एन कितना होता है, 1000। तब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि 1000 कैपेसिटर दे रखा है, और यह है 20 इंटू एन इज इक्वल्स टू 1000, 0 से 0, 2 से हो जाएगा 50, n इज इक्वल्स टू 50 निकल के आ गया, n इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, 50। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं सी इफेक्टिव। सी इफेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा, इसको समझने वाली बात है। ये 2 2 2 ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, तो कितने आए हैं बेटा, 20 आया है, 20 आया है ना। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 2, तो c/n आपने पढ़ा था, तो कितना हो जाएगा, 2/20 इंटू कितना बताइए, 50। तो इस तरीके से हमारा टोटल नेट सी इफेक्टिव भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि n कितना आया था, 50। आई थिंक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट
चलिए अब आते हैं डाइलेक्ट्रिक अगर प्लेस करेंगे तो उसका कैसे यूज होगा उसको समझते हैं। अभी तक हमने कैपेसिटेंस देखा था, इसका डेरिवेशन भी देखा था, C = एप्सिलॉन नॉट A/D आया करता था ना। तो ध्यान दीजिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। पहले तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब एयर हुआ करता था तो हमने कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D लिया था, ठीक है। अब आते हैं ये जो कैपेसिटर, इसमें मान लीजिए कुछ थिकनेस ऐसा T थिकनेस का, ठीक है, ये हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन r, ठीक है। ध्यान दीजिए, व्हेन द कैपेसिटर इज फिल्ड पार्शियली विथ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स एंड थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज T लेस देन D, जो हमने बोला बीच में कहीं प्लेस कर दिया है T थिकनेस का। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था जब एयर होता है, हमने सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में इसमें देख चुके हैं, E0 किया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा E0 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑन इंसर्टिंग ए स्लैब ऑफ थिकनेस T अ फील्ड E इज टू, फील्ड जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है कितने से, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने से डिवाइड कर दीजिए, यानी E इज टू पहले E0 था तो E0 बाई ER, ठीक है। कभी कभी ER की जगह आपको बोल देगा कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो रखा है K रखा है, तो आप E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ले लेंगे, E0 बाई K, ठीक है। चलिए, E0 एग्जिस्ट इन द रिमेनिंग स्पेस। रिमेनिंग स्पेस कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ देखिए ये T थिकनेस का था, तो ये जो पार्ट दिख रहा है दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा रिमेनिंग एयर वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0 बाई ER, क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ यहाँ तक बोल रखा है। अब आते हैं, इफ़ V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये जो प्लेट है ये मान लीजिए A और AB, तो VAB कितना, V दे रखा है, तो V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो कितना हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, dV इज टू माइनस E डॉट DR आपने पढ़ा होगा, तो हम V इज टू ED यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए V इज टू E0, E0 तो इस लेंथ और इस लेंथ में था, ठीक है। तो E0 और ये लेंथ टोटल T है, ये वाला लेंथ T है, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, दिस वन, ये हो जाएगा D माइनस T, तो E0 इंटू D माइनस T और प्लस ET, E क्या है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटू T इसकी थिकनेस, यहाँ पे ET, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से E की वैल्यू क्या थी, E की वैल्यू E0 बाई ER, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, इसकी जगह पे E0 बाई ER, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे E0 बाई ER, तो ER यहाँ से निकाल लीजिए, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से E0 जब कॉमन निकालेंगे तो ये क्या था, रेशियो ही था ना ER का, तो यहाँ पे रेशियो निकल कितना आ जाएगा, ER, क्लियर है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन है, आपको ये डेरिवेशन याद हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व फिर भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब E0 की वैल्यू यहाँ आप ध्यान दीजिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था तो उसने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, और सिग्मा क्या होता है, Q बाई एरिया, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे Q बाई एरिया यूज़ कर लिया है, ठीक है। बाकी चीज़ें बाहर कर दीजिए, तो ये हमारे यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, C इज टू Q बाई V होता है, तो V को इधर ले लीजिए और ये बाकी टर्म को दूसरी तरफ भेज दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाई ER, ठीक है। ये आपको याद हो तो भी ठीक, नहीं याद हो तो भी ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि आप कोशिश करेंगे कि आप इसको याद रखें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाई ER। अब ध्यान दीजिए, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इंटायर स्पेस, ये पूरे स्पेस पे डाल दिया, यानी D इज इक्वल्स टू T पे, यानी T का वैल्यू क्या हो गया, D के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो T आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू आप डाल दीजिए D, या यहीं पे पुट कर दीजिए, नहीं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको D करेंगे D कैंसिल ही हो जाएगा, नहीं तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता तो ER ऊपर चला जाता, ये टर्म तो कैंसिल ही आउट हो जाता। तो यहाँ से क्या आता, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ER बाई, बताइए, D, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ आया, एप्सिलॉन नॉट ER A बाई D। अच्छा, जब एयर था तो क्या था बेटा, उसको हम C0 मान लें, एप्सिलॉन नॉट A बाई D हुआ करता, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, C0 बाई D, या इसको C एयर बाई नॉट D, सॉरी
नॉट डी, ये आपका ई आर इंटू सी नॉट, जहाँ पे सी नॉट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका आप यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी। ठीक है, अब कम में प्लेस किया है तो क्या करेंगे, तो अभी हमने इसके लिए बताया था आपको फॉर्मूला, यही कंप्लीट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आते हैं, मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए ई आर की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ई आर जो था उसकी वैल्यू क्या पुट कर दिया इन्फिनिटी, समथिंग फॉर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो फॉर्मूला क्या गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, क्योंकि ये टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा है कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 0, तो अगर एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, तो अब यहाँ पे हम बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो ये जो एयर है इसमें मैक्सिमम होगा, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक आता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। अभी हमने पढ़ा E इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई आर हो जाता है, तो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ और यहाँ अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ और यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा और मैक्सिमम होगा। तो यहाँ देखिए ग्राफ जो बनाया है ये आपका एयर के लिए सेम बनाया है, और यहाँ पे हमारा क्या है बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गया है। क्लियर है, और यहाँ से आपने फॉर्मूला पढ़ा था डी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर पढ़ा था ना, तो यहाँ से इसका स्लोप दे देगा आपका क्या चीज़ v और a का डिस्टेंस। क्लियर है, क्योंकि e इक्वल्स टू कितना हो जाता है माइनस डी वी बाई डी आर हो जाता है ना, तो डी वी बाई डी आर क्या देता है स्लोप, तो ये स्लोप दे दिया। अब यहाँ दीजिए देखिएगा ये एयर और एयर है, तो इसका स्लोप की एंगल देखेंगे और इसका, तो ये दोनों क्या होगा सेम, और यहाँ कम है तो इसका स्लोप कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब इसको समझते हैं, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से है, तो यहाँ से हमें समझना है, आपको पीछे की चीज़ें याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता क्या है। हमने क्या किया है, एक कैपेसिटर लिया, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया प्लेट का जो ये सेपरेशन था इसको डिवाइड किया है, ये जो सेपरेशन था इसको D1 और इसको D2 ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। देखो ये जो कैपेसिटर बना है हम ये कह सकते हैं एक ये अलग कैपेसिटर बनेगा और एक ये अलग कैपेसिटर बनेगा, यानी ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका अगर नेक्स्ट डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनता है बेटा, एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर ऐसा बन जाता है, इसको C1 इसको C2 लिखना पड़ता, और ये हमारा AB है। ठीक है, अच्छा अब C1 की वैल्यू क्या लिखते हैं उसको समझते हैं। तो C1 क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C1 क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये इसका प्लेट की जो एरिया है सबके लिए सेम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कितना था C1 के लिए, तो C1 के लिए थिकनेस क्या हो जाएगा D1, तो नीचे आ जाएगा D1। अच्छा अब दूसरी चीज़ इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा K1, क्यों यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है देखो यहाँ मीडियम होता है तो एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई किया रहता है, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए आप K से K1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली C2 क्या लिखते बताइए K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D2। ठीक है, अब आते हैं सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है बेटा 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यही अप्लाई करते हैं। चलिए इसको अप्लाई कर दीजिए आप, और जो निकल के आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 1 बाई सी इक्विवेलेंट कहने का मतलब है 1 बाई सी जैसे किया है इसको 1 बाई सी करेंगे तो रिवर्स में हो जाएगा, नीचे का ऊपर कर देंगे ऊपर का नीचे, तो कितना हो जाएगा D1 बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D2 बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा यहाँ ध्यान दीजिए D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 यही बचेगा। सॉल्व करिए आप, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान दीजिएगा इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा K1 K2 वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा D1 K2 प्लस D2 K1। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट जो निकल के आ जाएगा रिवर्स कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। सो दिस इज योर फाइनल सी इक्विवेलेंट। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन है, ये क्या आया है दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन।
ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए अगर D1 इज इक्वल्स टू D2 होता, अगर दोनों इक्वल होता, ठीक है, और ये हाफ होता D/2 के इक्वल, ये जो टोटल डिस्टेंस था उसके हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या लेते हैं, D/2 लेते हैं, नहीं D/2 आ जाता ना, तो D/2 कॉमन हो जाता, तो ये 2 किधर चला जाता, ऊपर चला जाता, 2 ऊपर चला जाता, तो कितना हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन, बताइए, D कॉमन K1 प्लस K2, यही आता। अच्छा C होता क्या है, C हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, यही होता है ना। तो इसमें गौर से देखो, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट A/D, ए वाला पार्ट दिख रहा होगा, तो बचा क्या यहाँ से 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो हम अभी जानते हैं कि C मीडियम जो होता है वो क्या होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, नहीं, जहाँ पे क्या था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछेगा K इफेक्टिव, तो K इफेक्टिव यही हो जाएगा, और K इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये कब होता, जब हमारा D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D/2। क्लियर है। तो K इफेक्टिव समझ में आई थिंक आ गया। K इफेक्टिव क्या होगा, अगर इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करेगा तो K इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया, बाकी आगे देखेंगे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर हमने एरिया डिवाइड किया, यहाँ पे क्या डिवाइड किया है, एरिया, मतलब ये आधे पार्ट में K1 और इस आधे पार्ट में K2, यहाँ पर डिस्टेंस को क्या रखा है हमने, सेम रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो कैपेसिटर बनेगा, एक यहाँ बनता नहीं और एक ये नीचे बनता है, यानी ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो पहले तो कैपेसिटर बना लीजिए जो बन रहा है, इसको C1 इसको C2 कह देते हैं, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी होगी उसको पहले मेंशन करते हैं। C1 कितना हो जाएगा बेटा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। अच्छा हाफ एरिया ले लेते हैं, चलेगा, A1 A2 ना लेके हम क्या ले लेते हैं, सीधा एरिया हाफ ही कर देते हैं। मान लो एरिया A/2 है, ठीक है, मेंशन ही कर देते हैं, चलो A/2 देखना इसका सॉल्यूशन कितना ईजी हो जाएगा। तो एरिया की जगह कितना लेना पड़ेगा, A/2, यानी नीचे 2 आ जाता। अच्छा C2 क्या लेते हैं, सिमिलरली K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, C1 प्लस C2, C पैरेलल में तो ऐड हो जाएगा। चलिए पुट कर दीजिए, देखिए तो इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा K1 प्लस K2/2 कर दें, C इक्विवेलेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A/D। तो K इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सो वी कैन से K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2/2। समझ में आ गया, ईजी है। तो ये कब, जब एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो K1 प्लस K2/2 ऑन वेन लेंथ इज डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट्स, उसको भी मेंशन ही कर लेते हैं नोट में, वेन लेंथ इज इक्वली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो K इक्विवेलेंट कितना आता बेटा, बताइए, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ऐसा मान लो। इसमें आपका K1 है और इसमें आपका K2 है, ये लेंथ इक्वल यानी D और D मान लीजिए। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, और डिटेल में क्वेश्चन दिया रहेगा तो समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये एक कैपेसिटर है A और B, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं।
तो मान लीजिए एक में हमने मीडियम ले लिया के और इसमें क्या है एयर, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेंथ इक्वली डिवाइड किया है, यानी हम कहते हैं ए अगर डी है तो ए भी डी है, ठीक है। तो इसका हमें अगर निकालना हो कि नेट सी कितना होगा तो कैसे करेंगे, एरिया मान लेते हैं कितना है बेटा, इसका प्लेट एरिया जो है ए है, ठीक है। इसको आप डी बाई टू ही कर लो, टोटल लेंथ कितना हो जाता है डी। तो इसका डायरेक्ट हम अगर पहले तो के इक्विवेलेंट लिखे तो क्या लिखेंगे, तो चलिए के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो इसका यूज कर लीजिए आप, ध्यान दीजिए के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2k इंटू 1 अपॉन के प्लस 1, क्योंकि एयर के लिए कितना होता है बेटा, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तो ये कितना आ गया, के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2k अपॉन के प्लस 1, के इक्विवेलेंट आ गया। अब अगर आप सी ए बी निकालते तो क्या लिखते आप, के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो 2k अपॉन के प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज योर आंसर। सो आई थिंक इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए एक और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देंगे। ऐसा दे दिया है, अब इसमें क्या कह रहा है, हाफ हाफ में, इसमें ए और ए, ठीक है, हाफ हाफ। इसका लेंथ कितना है डी, एरिया कितना बेटा ए। इसमें क्या किया है, एक में आपका के मीडियम ले लिया और दूसरे में क्या लिया है एयर। अब आपसे पूछेगा बताइए इसका सी ए बी कितना होगा। अगेन सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, के इक्विवेलेंट। तो चलिए के एक कैपेसिटर किस में, एरिया डिवाइड है, एरिया डिवाइड होता है तो किस में होता है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, k1 प्लस k2 बाई टू। पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा, k1 k प्लस 1 बाई टू। तो चलिए सी ए बी क्या लिखते हैं आप, के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को आप सी भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाता है बेटा, के प्लस 1 बाई टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को सी लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 बाई टू इंटू सी, जहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। सो आई थिंक बहुत इजी हो गया। आई थिंक अब तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में।